हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। ठीक है, हम एक छोटे छोटे, क्योंकि आप लोग बोरिंग फील करते होंगे, मैं ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लाऊंगी अब। ठीक है, अब हम छोटे छोटे सेशन 20-20 मिनट या 25-25 मिनट के हम सेशन लाएंगे। एक छोटे छोटे पार्ट में विभाजित करके लाएंगे। जैसे हम आज लाए हैं आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी, तो ऐसे ही हम कल लेकर आएंगे एक बीजपत्री, दुई बीजपत्री। ठीक है, और हम फिर किसी दिन लेकर आएंगे प्लांट्स किंगडम को, तो आपको सभी प्लांट्स किंगडम के सारे 5 के 5 पार्ट आपको पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जो हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये हो जाते हैं, इनको मैं विस्तार से समझाऊंगी। ठीक है, तो दोस्तों हम कर लेते हैं क्लास को शुरू। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, कर लेते हैं शुरू अपनी क्लास को। आज हम पढ़ेंगे अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी। सबसे पहले देखते हैं हम अनावृत्त बीजी को। ठीक है, जिसको हम जिम्नोस्पर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होता है वो क्या होता है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें सबसे पहले पौधे थे। जो जिम्नोस्पर्म थे वो सबसे पहले पौधे थे जिसमें बीज पाए गए। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे ऐसे कौन से पौधे थे जिनमें बीज पाए गए, तो वो जिम्नोस्पर्म थे। इन्हें अक्सर नग्न बीज वाले पौधे कहा जाता है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनको सबसे पहले तो क्या कहा गया, ये पौधे सबसे पहले पौधे हैं जिसमें बीज पाए गए। और वो इन्हें कैसे, अक्सर इनको नग्न बीज वाले पौधे कहा जाता है, क्योंकि इनमें फूल नहीं होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं होते हैं, इसलिए इनको नग्न बीज वाले पौधे कहा जाता है। और इनके बीज किसी विशिष्ट अंडाशय में ना होकर के, जो इनके बीज होते हैं वह किसी अंडाशय में ना होकर के पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। ठीक है, किसी भी जीव का हो, आपने देखा होगा कि जो हमारा बीज होता है वह हमेशा अंडाशय में ही पाया जाता है, लेकिन जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो बीज होता है वह अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि कहाँ पर होता है, इसकी प्रजनन संरचना की सतह पर होता है। ठीक है, ये बीज अक्सर शंकुओं और छोटे डंठलों की सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, या ये बीज जो होते हैं ये अक्सर कहाँ पे पाए जाते हैं, पौधों के या तो शंकुओं में पाए जाएंगे या छोटे डंठलों में पाए जाते हैं। ठीक है, डंठल आप समझे तो जैसे कि ये जैसे हमारा पेड़ हो जाता है, अगर हम यहाँ से इसको काट देते हैं तो ये डंठल बचता है, इसको हम डंठल बोल देते हैं। ठीक है, और जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नो का अर्थ देख लेते हैं। जो जिम्नो होता है उसका अर्थ क्या होता है, नग्न या नंगा। ठीक है, स्पर्म का अर्थ क्या होता है, बीज, यानी इसका जो अर्थ होता है, जिम्नोस्पर्म का जो अर्थ हो जाता है, ठीक है, ये नंगे बीज जो होते हैं, बीज नंगे रहते हैं, यानी फल में ढके नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारी अमरूद हो जाती है, जो उसके बीज होते हैं वो फल में ढके हुए रहते हैं, हमें बाहर से तो नहीं दिखते हैं। ठीक है, इसके जो बीज होते हैं वो ढके हुए रहते हैं। जैसे आम हो गया, आम उसका बीज ढका हुआ रहता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और जिसके बीज ढके नहीं होते, फलों से ढके नहीं होते, उनको हम बोल देते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, यानी जो ढका नहीं होता, यानी बीज नग्न रहते हैं। इसके मुख्य लक्षण देख लेते हैं क्या होते हैं। तो मुख्य लक्षण में सबसे पहला आता है, इनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं, बल्कि सीधे शंकु यानी कोन या बीजधर पत्तियों पर खुले रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, इनमें फूल नहीं लगते। सबसे पहले तो है कि इनके जो बीज होते हैं वो ढके नहीं रहते। ठीक है, फलों द्वारा ढके नहीं रहते। और दूसरा हो जाता है, इनमें फूल नहीं बनते, बल्कि जो बीज होते हैं, बीज बनाने के लिए शंकु होते हैं, यानी कोन्स होते हैं, इसमें फूल नहीं लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने अधिकांशतः देखा होगा कि फूल से ही फल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें जो फल होते हैं तो वो फूल से नहीं बनते हैं। ठीक है, इनमें जो बीज होते हैं वो इसमें जो बीज बनाने के लिए होते हैं वो शंकु होते हैं, शंकु के द्वारा ही इनके बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या है,
इसमें आमतौर पर सदैव हरे पत्तेदार और लंबे वृक्ष होते हैं। जो इनके वृक्ष होते हैं जिम्नोस्पर्म के, वो सदैव हरे बने रहते हैं, ठीक है, और सदैव पत्तेदार बने रहते हैं और लंबे वृक्ष होते हैं, क्योंकि ये झड़ते नहीं हैं इनके पत्ते वगैरह। उदाहरण जो हो जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार यहाँ से एग्जाम में बने हुए हैं क्वेश्चन। रेलवे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, अगर जिम्नोस्पर्म से आया हुए हैं क्वेश्चन तो कई बार ये क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये देवदार हो जाता है, पाइन हो जाता है और साइकस हो जाता है, ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं जिम्नोस्पर्म के पौधे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों इनको कहा जाए तो ये एक प्रकार के एक लंबे पौधे होते हैं, ये जो सदा हरे बने रहते हैं, ठीक है, लंबे समय तक। अगला देखते हैं हमारा चौथा क्या है, जो इसमें बीजांड रहते हैं वो इनको फल पर्ण पर खुले रहते हैं। इनमें पांचवा है हमारा, इनमें परागण हवा द्वारा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं उनमें जो परागण होता है, ठीक है, पॉलिनेशन होता है, उनमें कैसे होता है, हवा के माध्यम से होता है, ठीक है। छठवां है, इनका जो बीजाणु होता है यानी जो स्पोर होते हैं इनके, ठीक है, नर और मादा दोनों प्रकार के शंकुओं में बनता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सातवां है हमारा, इनमें कभी कभी बहुत बड़े वृक्ष मिलते हैं, कभी कभी बहुत बड़े वृक्ष मिलते हैं। जैसे कि कौन सा हो जाता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सिकोया। जो सिकोया होता है वह दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष होता है, ठीक है, जो संसार का सबसे बड़ा वृक्ष होता है वो सिकोया वृक्ष होता है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये हमारा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष होता है सिकोया, वो किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है या एंजियोस्पर्म में आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये जिम्नोस्पर्म में आता है हमारा सिकोया वृक्ष। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप फिर से देख लीजिए, मैंने अलग से डाल रखे हैं। सबसे पहला हमारा हो जाता है साइकस, दूसरा हो जाता है देवदार का पेड़ हो जाता है, पाइन हो जाता है हमारा, फर हो जाता है, स्प्रूस हो जाता है, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पे, ये सिर्फ देखना नहीं है, नोट डाउन करना है, ताकि जब भी आप पढ़ने को बैठो, ठीक है, तो आपकी नज़र जानी चाहिए और बार बार इसका रिवीजन करना है। अब देख लेते हैं हम आवृतबीजी। अभी तक हमने देखा अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म, अब हम देख लेते हैं आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म देख लेते हैं कि क्या होते हैं दोस्तों, तो जिन्हें पुष्पीय पौधे कहा जाता है। जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उनको हम पुष्पीय पौधे कहते हैं, इसमें पुष्प लगते हैं। और अभी आपने देखा जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें पुष्प नहीं लगते हैं, ठीक है, और जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें पुष्प लगते हैं और उसको पुष्पीय पौधे कहा जाता है। पौधों का बहुत बड़ा समूह है जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है, ये पौधों का बहुत बड़ा समूह है, ठीक है, जो बीज वाले फल उत्पन्न करते हैं। अभी आप अपने आसपास ही देखते होंगे तो अधिकांश फल आपको ऐसे मिलते होंगे जिसमें बीज होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है यह पौधों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, और जो जिम्नोस्पर्म होता है वह एक पौधों का सीमित समूह होता है। उसमें कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, आपके आसपास बहुत कम ऐसे पौधे आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है, उसमें फूल नहीं आता है और सीधे उसमें बीज लगते हैं, ठीक है, और जो उनके बीज होते हैं वो फलों द्वारा ढके नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आवृतबीजी होता है, जो हमारा आवृतबीजी होता है यानी एंजियोस्पर्म होता है, वो होता है जिनमें पुष्पीय पौधे होते हैं, मतलब कि जिनको हम पुष्पीय पौधे कहते हैं, ठीक है, और इनका एक बहुत बड़ा समूह होता है जो बीज वाले फल उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये पौधे फूल पैदा करते हैं, ठीक है, तो हाँ फूल पैदा करते हैं तभी तो फल लगेंगे इसमें, ठीक है। जब उसमें फूल ही, जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है, जब उसमें फूल ही नहीं लगते हैं तो उसमें फल कैसे बनेंगे, ठीक है, आप ये भी, और जब फल नहीं लगते हैं तो उनके जो बीज होंगे वो कैसे ढके हो सकते हैं फलों से, ठीक है। अब आगे इसमें देख लेते हैं, तो हमारा एंजियोस्पर्म है, इसमें जो फल होते हैं हमारे वो फल उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो इनके फूल पैदा होते हैं इसमें हमने देख ही लिया, और उनके बीज फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। मतलब आप पूरा उसका विपरीत आप इसको पढ़ सकते हैं, जो हमारा जिम्नोस्पर्म है उसका पूरा विपरीत हमारा एंजियोस्पर्म हो जाता है। उसमें जो बीज होते हैं वो फलों में सुरक्षित नहीं रहते हैं, उसमें जो बीज होते हैं फलों के अंदर
सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म पौधों के सबसे विविध और सफल समूहों में से एक होता है। मतलब कि अभी आपने पढ़ा जो सबसे विविध प्रकार के, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रजातियां होती हैं हमारे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, जो पौधों की सबसे बड़ी प्रजातियां होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे पौधे आपने देखे होंगे कि जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। ये सारी प्रजातियां, और अगर वो फल फूल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जो पृथ्वी पर लगभग सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एनजीओ का इसका अर्थ समझ लेते हैं। जो एनजीओ होता है, एनजीओ इसका अर्थ क्या होता है? आवरण। ठीक है, एनजीओ का अर्थ हो जाता है आवरण, और आवरण अर्थात ढका हुआ। और स्पर्म तो आपने देख ही लिया, उसमें भी देख लिया है आपने, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी आपने बीज का अर्थ देखा है, यानी जो हो जाता है इसके बीज, यानी जो हमारा हो जाता है स्पर्म। ठीक है, तो इसका फुल अर्थ क्या हो जाता है? एंजियोस्पर्म का, यानी जो बीज से ढके हुए फल। एंजियोस्पर्म उनका ढका हुआ, अब बीज का अर्थ होता है स्पर्म, यानी ऐसा बीज जो ढका हुआ होता है फलों से। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं एंजियोस्पर्म। इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? इसके मुख्य लक्षण देख लेते हैं। तो ये फूल वाले पौधे होते हैं सबसे पहला। ठीक है, हमने देख लिया है। इसके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं, ये भी हमने देख लिया। और जो तीसरा है हमारा, इसका फूल प्रजनन अंग होता है। इनका जो फूल प्रजनन अंग होता है, जैसे कि जो इनके फूल होते हैं इनमें प्रजनन अंग क्या क्या होते हैं? जो नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है, और जो मादा प्रजनन अंग होता है वो हमारा अंडक हो जाता है, यानी कॉर्पेल हो जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पॉलिनेशन से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं पॉलिनेशन पढ़ाऊँगी आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि अगर आप पढ़ ही रहे हो फल फूल, तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जो हमारा है नर प्रजनन अंग है और मादा प्रजनन अंग है, तो ये क्या कहलाते हैं पौधों में। ठीक है, और मैं आपको पॉलिनेशन का, परागण का एक अलग से सेशन बनाऊंगी, इसमें मैं सभी के परागण आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। और फूलों में कैसे परागण होता है, कैसे निषेचन होता है, कैसे फल फ्रूट्स बनते हैं, मैं आपको बेटर तरीके से उस क्लास को लेकर आऊँगी। इसमें जो परागण होता है, इसमें परागण यानी जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है इन पौधों में? तो ये तो कीट द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है। ठीक है, और आपने जो जिम्नोस्पर्म में देखा होगा, जो उसमें परागण होता है वह कैसे होता है? तो वह केवल हवा के द्वारा ही होता है। और इसमें क्या होता है एंजियोस्पर्म में? इसमें कीट के द्वारा भी हो जाता है हमारा, ठीक है, हवा के द्वारा भी, जल के द्वारा भी, पक्षियों के द्वारा। अब मैं बताऊंगी आपको, जब हम अपनी पॉलिनेशन वाली जो क्लास लेंगे उसमें बताऊंगी कि जल के द्वारा कैसे होता है, पक्षियों के द्वारा कैसे होता है, हवा के द्वारा कैसे होता है, कीटों के द्वारा कैसे पॉलिनेशन होता है। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगी, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। ये एक अलग से हमारा अलग से चैप्टर बन जाता है जो पॉलिनेशन का होता है, तो इसलिए मैं इसको अलग से सेशन लूँगी, 20-25 मिनट का है। पाँचवा हमारा हो जाता है जो इसमें होता है द्विगुणज निषेचन, यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जो इसकी विशेषता है। ये पौधे बहुत विविध प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ ही लिया, बहुत विविध प्रकार के होते हैं। ठीक है, छोटे घास से लेकर के बड़े वृक्ष तक। ठीक है, मतलब कि जो छोटे घास होते हैं उनसे लेकर के हमारे जो बड़े वृक्ष तक होते हैं, जैसे आम, जामुन, कुछ ऐसे तक ये वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत विविध प्रकार के होते हैं। उसके मुख्यतः 2 वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं हमारा? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, अब एक बीजपत्री में क्या होता है कि जो जैसे गेहूं होता है, धान होता है, मक्का होता है हमारा, ये हमारे एक बीजपत्री में आ जाते हैं। और आम, सरसों, मटर ये हमारे द्विबीजपत्री में आ जाते हैं। मैं इनकी अलग से क्लास लूँगी कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, और आपको बेटर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आम, गेहूँ, सरसों, ठीक है, मक्का, गुलाब, ये तो ये हमारे हो जाते हैं एंजियोस्पर्म के कुछ उदाहरण। ठीक है, और बात रही एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की, तो मैं इसको आपको एक अलग सेशन में समझाने का प्रयास करूँगी। एक छोटा सा 10 से 15 मिनट का मैं इसके लिए आपको सेशन लूँगी। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो हमने इसको आज समझाने का प्रयास किया है, अब हम कल एक दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। और नहीं तो मैं अगर
देखती हूँ, अगर हो सकता है तो मैं कल इसके आपको क्वेश्चन करवा दूँगी, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो आप लोगों का इसमें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों हम अपने क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।